हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स अर्क यूट्यूब चैनल। ये चैनल मैथ्स के क्लास 11th और 12th के पूरे सिलेबस को कवर करता है। यहाँ आपको सब चैप्टर्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। हेंस डू सब्सक्राइब टू मैथ्स अर्क चैनल। आज का वीडियो क्लास 12th के रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर पर बेस्ड है। ये इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है इस टॉपिक पर, और आज हम फंक्शंस पर फोकस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में रिलेशंस का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। फंक्शन के इनिशियल टॉपिक्स आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है। कंटिन्यूटी के लिए हम उन टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो चलते हैं इस काम पर। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस। एक रूल और कॉरस्पॉन्डेंस है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी दैट एसोसिएट्स ईच मेंबर ऑफ ए टू ए यूनिक मेंबर ऑफ बी। ये जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो और इसको हम राइट किस तरह लिखते हैं? फंक्शन एफ ए टू बी। और अब इनका मतलब समझते हैं। ए और बी क्या है? ए डोमेन होता है और बी को डोमेन होता है। ठीक है, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये जो पार्ट है ये हमारा रूल डिफाइन कर रहा है। यहाँ हमने रूल और करस्पॉन्डेंस जो कहा है वो इसी रूल को डिफाइन इस तरह किया जाता है। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, हम किसी भी तरह बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और फंक्शन को रीड करते हैं। पहले वो देख लेते हैं। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ए टू बी एक फंक्शन है जहाँ ये तीन चीज़ें डिफाइंड है, और इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हम इसे दिखाएंगे। तो ए और बी ये दो मेरे नॉन एम्प्टी सेट्स हो गए। ए में मेरे तीन एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, जबकि बी में मेरे ए और बी दो ही एलिमेंट्स हैं। तो ये जो फंक्शन कहता है ये कहता है कि ए टू बी, यहाँ जैसे हमने कह रहे हैं ना कि एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी। ठीक है, और जो रूल्स डिफाइंड है ये सब है, ये हमें रूल्स बता रहे हैं। F1 इज इक्वल टू ए, तो F1 इज इक्वल टू ए, F2 इज इक्वल टू भी ए है, और F3 इज इक्वल टू बी है। तो ये तीन रूल्स हैं जो हमने इस डायग्राम में दिखा दिए। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। अब एक डिफरेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ आप एक चीज़ नोट कर लेना कि यहाँ जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ सब के सब एलिमेंट्स के किसी न किसी तरह एसोसिएटेड हैं। इस सेट ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं, तभी कह रहा है ना यहाँ ईच मेंबर ऑफ ए, सभी के सभी मेंबर को एसोसिएट होना ही होगा। ए के सभी मेंबर्स को। अगर यहाँ 4 रहता और ये हम एसोसिएट नहीं करते तो यह फंक्शन नहीं होता। इसको हम रिलेशन बोल सकते थे फिर भी, लेकिन फंक्शन ये नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर सभी मेंबर्स को एसोसिएट होना ज़रूरी है और उनका एक यूनिक मेंबर ही मिलेगा। जैसे ऐसा हम नहीं कह सकते कि 1 के दोनों ही हमारे एलिमेंट मिल जाएं, दोनों एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो जाए। अगर वैसा है तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन का डेफिनेशन वहाँ पर वाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये दो कंडीशन आपकी मीट करनी ही चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस डायग्राम में और भी चीज़ें हमें देखनी है। ये इस डायग्राम में जो भी हमारे इस लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट जो सेट है, ये जो भी एलिमेंट है इस सेट को हम कहते हैं डोमेन। तो हमारा ए सेट जो है वो डोमेन है, बी सेट है हमारा वो को डोमेन है, और जो भी हमारी यहाँ से एसोसिएशन, जो दूसरी एसोसिएशन हुई है, जैसे 1 का ए से एसोसिएशन हुआ है, तो हम कहेंगे 1 की इमेज है ए। ठीक है, या ए इज़ द इमेज ऑफ 1। और उसी तरह हम कहेंगे कि 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ ए, इज़ द इमेज ऑफ 1, और 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ ए। ठीक है, तो इमेज और प्री इमेज इस तरह से हम डिफाइन करते हैं।
तो इस तरफ के एलिमेंट्स जो एरो के राइट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट्स होंगे जिसके साथ एसोसिएट हो रखा है वो इमेज कहलाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले चीज़ें जो होती है वो प्री इमेज कहलाती है। ये इमेज, ये प्री इमेज, ठीक है। और जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो पूरा सेट है इसको हम डोमेन कहते हैं यहाँ पर। और जो दूसरा एलिमेंट होता है, दूसरा जो सेट होता है वो हमारा कोडोमेन कहलाता है। इसके अलावा एक और टर्म होता है रेंज। रेंज होता है जो भी हमारे सेट ऑफ इमेजेस होती है। तो सेट ऑफ इमेजेस इस केस में ए और बी दोनों है, इसलिए यहाँ पर सेट ए और बी, जो सेट बी है वो वही रेंज भी इस केस में है। यहाँ पर कोडोमेन और रेंज एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि P इज इक्वल टू 1 3 5, 3 इसमें एलिमेंट्स हो गए, Q में 4 एलिमेंट्स हैं, और इसमें डिफाइन जो किया है P टू Q, यहाँ P हमारा डोमेन हो गया, Q हमारा कोडोमेन हो गया, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, यहाँ रूल इस तरह से डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि 1 3 5 यहाँ 3 एलिमेंट इसने डाल दिए, और यहाँ 0 2 4 6 डाल दिए, जो हमने हमारे P और Q सेट में दे रखा है वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिए। अब इसके बाद अब इस रूल पे आते हैं कि रूल क्या कहता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, यानी कि x की वैल्यू जब 1 होगी, यहाँ x की वैल्यू पहले हमने 1 लिया, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर 1 माइनस वन दैट इज़ 0, तो इसकी इमेज 1 की इमेज यहाँ 0 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड एलिमेंट लेते हैं, 3 लेते हैं, तो यहाँ 3 की वैल्यू डाली f3, तो f3 क्या होगा, 3 माइनस वन दैट इज़ 2, तो 3 का एसोसिएशन 2 से हो गया, और इसी तरह 5 का एसोसिएशन 4 से हो गया। तो इस तरह से हमें जो मिला वो मिला 0 इज़ द इमेज ऑफ 1, और इसको रिवर्स वे में कहें तो कहेंगे 1 इज़ द प्री इमेज ऑफ 0, ठीक है। लाइकवाइज 2 इज़ द इमेज ऑफ 3, या ऐसे कह सकते हैं कि 3 इज़ द प्री इमेज ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पर डोमेन हमारा ये पूरा सेट P हो गया, को डोमेन हमारा सेट Q हो गया, और रेंज जो है वो हमारे सेट ऑफ इमेजेस है। तो सेट ऑफ इमेजेस यहाँ केवल 3 इमेज ही हैं, 0 2 और 4, यही 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए सेट ऑफ 0 2 4 ही रेंज होगा। यहाँ 6 रेंज में नहीं आएगा, बट वो को डोमेन में तो ऑफकोर्स वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़ें ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए, समझ आनी चाहिए। डोमेन, को डोमेन, रेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आते हैं। तो ये तो जो अभी तक हमने पढ़ा वो तो सारी चीज़ें हमने क्लास 11th में ही पढ़ रखी है। अब टाइप ऑफ फंक्शंस है, ये एक्चुअल 12th का पार्ट अब शुरू हो रहा है। तो पहला टाइप ऑफ फंक्शन होता है 1 या इंजेक्टिव कहते हैं, ये दोनों एक ही नाम है, सिनोनिम है इसके, ठीक है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है 1 to 1, इसका मतलब इमेज आपकी एक की इमेज एक ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि एक की 2 इमेज बन जाए, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1 और इंजेक्टिव इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। ये भी वही कह रहा है, मतलब कि आपका एक के साथ एक ही इमेज बनेगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या कह रहा है कि f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम डोमेन n टू को डोमेन n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन y। अब रूल का क्या डिफाइन किया है इसने, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये 1 होगा। ये आपको ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पर हमने डोमेन और कोडोमेन n दिखा दिया, और यहाँ पर n नेचुरल नंबर सेट शुरू होता 1 से, तो 1 के बाद सारे हमने एलिमेंट्स यहाँ दिखाने शुरू कर दिए, और इधर के भी 1 से सारे एलिमेंट्स हमने दिखाने शुरू कर दिए। अब 1 का यहाँ पर आपको 1 की वैल्यू डालनी है, x की वैल्यू 1 डालनी है, तो आपका ये इमेज निकल आएगा। तो f1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू 4, इस तरह से आपकी इमेजेस आते गई। तो यहाँ पर आपकी कोई भी इमेज जो है वो सबकी 1:1 का एसोसिएशन ही है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई 2 एलिमेंट्स के लिए एक इमेज आई हो, वैसा नहीं है। यहाँ के सबके लिए अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेजेस ही आई है, इसलिए ये 1-to-1 रिलेशनशिप हुआ, और इसलिए हम इसे 1-1 फंक्शन कहते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और जो 1-1 नहीं होता उसे मैनी वन कह देते हैं, ठीक है। अगर ये फंक्शन 1-1 नहीं होता तो उसको मैनी वन कह देते हैं। तो ये
नाम से ही क्लियर है काफ़ी चीज़ें। ठीक है, आगे चलें। अब दूसरे टाइप का फंक्शन है। दूसरे टाइप का फंक्शन कहता है ऑन टू और सरजेक्टिव। अब इसे कुछ बच्चे सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बोलते हैं, वो गलत है। सरजेक्टिव आर है यहाँ पर, सरजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ये डेफिनेशन कहता है कि फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेट टू बी ऑन टू और सरजेक्टिव if every element of y if every element of y is the image of some element of x under f. That is, for every y element of set y there exist an elements in x in set x such that fx is equal to y. ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें अभी इससे नहीं, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एवरी एलिमेंट ऑफ y यही है, इसका इस डेफिनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको देखते हैं, अब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पर कहता है क्या कि एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल में क्या कह रहा है, एफ फंक्शन एफ जो डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर है, दोनों तरफ रियल नंबर बना दिया हमने। अब उसका कुछ एलिमेंट्स हमने लिखने शुरू कर दिए। रियल नंबर में तो आपके काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हम सब के सब तो नहीं लिख सकते, तो कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि 0.5 लिख लिया, 1 लिख लिया, 1.25 लिख लिया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में और इस तरह राइट हैंड साइड में भी ऑफ कोर्स वो एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उसे हमने नहीं दिखाया, हमने जो एक्चुअल इसकी इमेज बनेगी उसे ही दिखाते हैं। ठीक है, उसको ही केवल यहाँ पे दिखाया। तो 0.5 का इंटू 2 कर दिया हमने, यहाँ पर उसका इमेज निकाल के देखा तो क्या बन करके आया, 0.5 इंटू 2 दैट इज़ 1, तो 1 बन करके आया। तो यहाँ पर उसके साथ 1 के साथ एसोसिएट कर दिया, उसी तरह 1 2 के साथ एसोसिएट हो गया, और 1.25 जो है 2.5 के साथ, तो सबका ट्वाइस करते गए वो, और वो एसोसिएशन हमने दिखा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कहता है कि फंक्शन इज़ ए ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का, वो सब किसी न किसी के एलिमेंट्स होने ही चाहिए, तभी वो फंक्शन ऑन टू या सरजेक्टिव कहलाएगा, अदरवाइज उसे हम ऑन टू या सरजेक्टिव नहीं कह सकते। तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो अब कोई सा भी एक एलिमेंट्स उठा लो, 1 है तो 1 का तो ऑफकोर्स यहाँ पर दिख ही रहा, जो नहीं दिख रहा उनका हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि 0.5 हम उठा लेते हैं, 0.5 का, और उसका हम सोचते हैं प्री इमेज क्या होगी। तो 0.5 की प्री इमेज वो किसका इमेज है, 0.5, तो 0.5 इज इक्वल टू 2x हो गया, तो यानी कि x इज इक्वल टू 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कोई दूसरा एग्जांपल उठा लेते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं √3 एक मान लेते हैं, √3, क्योंकि ये तो रियल नंबर का है, तो रियल नंबर में तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने √3 ले लिया। अब √3 जो है वो किसका इमेज है, तो वो होगा, इमेज होगा √3/2, क्योंकि ये ट्वाइस वाला रूल डिफाइंड है यहाँ पर, तो √3/2 का इमेज हो गया ये, तो √3/2। अब इसका इमेज है ये √3। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई सा भी एलिमेंट देखते हो, कोई सा भी एलिमेंट आप उठाओ, उसका प्री इमेज मिल ही जा रहा है। इसका मतलब ये सब के सब एलिमेंट, इसका कोडोमेन और रेंज जो है वो एक ही होगा। ठीक है, दोनों में कोई डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते हो, कोई सा एलिमेंट इसमें से बाकी नहीं रहेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स के प्री इमेज आप ढूंढ ही सकते हो, इसलिए इसे ऑन टू कहते हैं। और यही ये डेफिनेशन कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, ये किसी न किसी का इमेज होगा ही, कोई ना कोई एलिमेंट का, कोई ना कोई एलिमेंट एक्स का, इस पहले सेट वाले का एलिमेंट इमेज होगा ही। ठीक है, तो किसी भी तरह से हम कहें कि ये इमेज है कि किसी भी हर एलिमेंट का, या फिर हर एलिमेंट का यहाँ पर प्री इमेज होगा ही, तभी उसे ऑन टू कहेंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल जो हमने पहले एग्जांपल देखा था, यहाँ पर हम उसे ही देखते हैं कि सेम रूल यही का यही डिफाइंड है, लेकिन f जो है फंक्शन जो डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के साथ डिफाइंड है। तो हम उस पुराने डायग्राम पर फिर से चलते हैं, ये डायग्राम है हमारा रहा। ठीक है, अब इस डायग्राम पे हम देखते हैं, ये तो हमने 1 1 के लिए देखा था, तो 1 1 तक तो ये ठीक है। अब इसको ऑन टू के लिए वेरीफाई करते हैं कि ये ऑन टू है भी या नहीं है फंक्शन। तो हमने चेक किया कि जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 यही सब हो सकते हैं, तो जैसे हमें यहाँ पर देखा कि 1 का कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, नेचुरल नंबर के सेट में कोई नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे जितने भी ऑड
नंबर्स हैं वो सारे के सारे बच जा रहे हैं, उनका कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए ये फंक्शन जो है फ्रॉम n टू n, रूल सेम है f x इज इक्वल टू 2x, ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 1 1 एंड ऑन टू, तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इनको हम बाइजेक्टिव कहते हैं, अलग एक दूसरा नाम है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव या 1 1 एंड ऑन टू एक ही बात है। तो इस फंक्शन में भाई 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तब हम उसे 1 1 ऑन टू और या बाइजेक्टिव दोनों ही कह सकते हैं। अब ये फंक्शन जो हमने अभी लिया था सेम उसी की बात कर लेते हैं। तो वो ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव भी है, बशर्ते ये हमें देखना चाहिए कि आर टू आर डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर के होने चाहिए। ठीक है, तो 1 1 का हम कैसे देख सकते हैं? 1 1 का देखें तो हमारे सारे के सारे यूनिकली ही उसके एलिमेंट मिल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि एक के मतलब दो एलिमेंट के एक ही इमेज हो, वैसा कभी केस मिल ही नहीं रहा। एक के तो दो इमेज हो ही नहीं सकता, वो तो फंक्शन का ही डेफिनेशन को वायलेट कर देगा, इसलिए वो तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जो केस बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि दो एलिमेंट्स का इमेज एक हो, लेकिन इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इस फंक्शन में कोई भी ऐसा मिल ही नहीं रहा हमें कि जिसके दो इमेज बने। यहाँ देख लो आप, √3 के 2 √3 होगा, √3 का √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2.2 ले लिया हमने तो उसका 4.4 हो जाएगा। यहाँ हम कोई सा भी एक एलिमेंट ले लें, उसका एक यूनिक ही एलिमेंट हमें इमेज मिलेगा, तो इसलिए वो 1 1 है। और ऑन टू इसलिए क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट बाकी नहीं छूट रहा जिसका कि प्री इमेज ना एग्जिस्ट कर रहा हो, सब के प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए यह ऑन टू भी है। तो इसका मतलब यह 1 1 एंड ऑन टू दोनों चीज़ें हैं, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन का। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, a इज इक्वल टू ए एक सेट डिफाइंड है 1 2 3, b इस तरह से डिफाइंड है जिसमें 4 5 6 7 4 एलिमेंट्स हैं, और फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर दिया है। फंक्शन में यहाँ रूल नहीं डिफाइन किया है, ये रोस्टर फॉर्म में समझ लो आप एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है। ठीक है, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज़ 1 1। तो हमने डायग्राम बनाया इसका 1 2 3 और इसका 4 5 6 7 लिख दिया। 1 4, 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6, ये 3 फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं। और इसके बाद ये कहता है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख ही रहा है, इमेज से हमें साफ दिख रहा है कि 1 1 है, इसलिए हम इसे 1 1 कह देते हैं। अब यहाँ पर अगर ऑन टू के लिए पूछता तब फिर क्या कहते हैं हम, 7 की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। यहाँ पर एक एलिमेंट बचा हुआ है ना जो किसी का भी इमेज नहीं है या जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। 1 1 तो है ऑफ कोर्स, ऑन टू नहीं है। चलिए इजी एग्जांपल था, इजी एग्जांपल से शुरू करते हैं हम। चलो थोड़ा थोड़ा एग्जांपल का जो है वो हम बढ़ाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी आपने पढ़ रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लास 11 में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरह हम डिनोट करते हैं एक्स और एक ब्रैकेट होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1, ये तो डेफिनेशन ही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो इसने डेफिनेशन B1 बता दी कि किस एक्स डिनोट क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसको अगर ध्यान ना हो। ठीक है, अब हम फंक्शन देखते हैं, फंक्शन आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, अब इसको हमें देखना है कि 1 1 है या नहीं। 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए हम चेक करें तो जैसे कि कुछ एग्जांपल हमने ले लिया, 0.3, 0.6, 0.7, ये अगर हम कोई सा भी नंबर पॉइंट के टर्म में लेते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.45 कुछ भी हमने लिया, तो वो सारे के सारे फॉल करेंगे 0 पर ही। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं 0.3, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि यही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसका डेफिनेशन ही कहता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स।
तो मतलब इसके नीचे का इंटीजर, ठीक है, या फिर हम देखें तो 0.758 कुछ भी कर दो, ये पॉइंट के बाद कुछ भी रहे तो वो ज़ीरो ही बनेगा। अगर मान लेते हैं ज़ीरो का क्या होगा तो ये भी ज़ीरो ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं रियल नंबर के, ये सारे रियल नंबर ही हैं। इन रियल नंबर का जो इमेज है वो सब का सब एक ही पे आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 1 पहले हम चेक कर रहे थे तो ये नहीं है, ठीक है, क्लियर, हमने यहीं से बता दिया। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। ये तो एक एग्जांपल, आप किसी के साथ भी देख सकते हो। 1.3 कर लो तो 1.3 का 1 आएगा, 1.758 1.335 तो वो भी सब 1 आते रहेंगे। तो आपके सबके बहुत सारे इमेजेस दिख रहे हैं, मतलब सारे के सारे एक ही इमेज पर जा रहे हैं, ठीक है, सबके एक ही इमेज, एक कॉमन इमेज आ जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये 1 1 तो है नहीं। अब ऑन टू के लिए चेक कर लें, तो ऑन टू के लिए हमें चेक करने में क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि आपके एलिमेंट्स यहाँ बाकी हैं या नहीं है। तो यहाँ जैसे 0.2 -0.7 1.2 1.3 कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इंटीजर नहीं हैं, वो उनका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं जिनका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो नाइदर ये 1 1 है नॉर ये ऑन टू है। तो ये इस एग्जांपल से हमारा क्लियर हो गया। तो ये दो फंक्शन हमने ऐसे देखे जो डायग्राम से बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है। तो इसके अलावा और कुछ एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हमें और भी कुछ तरीके लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू n, डोमेन n है, कोडोमेन भी n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये CBSE 2019 में आया हुआ है, तो इसको आप अपने से एक बार ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आप अपने से ट्राई करो। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से बनता है। कुछ लोगों ने अभी तक बना भी लिया होगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब हम कुछ वैल्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है। तो उसकी वैल्यूज़ हम निकाल लेते हैं कि f1 की क्या वैल्यू होगी। 1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में, इस फंक्शन में, तो क्या आएगा 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3, ठीक है। चलिए f2 की तरफ बढ़ते हैं। f2 क्या आएगा, f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 + 1, 2 स्क्वायर 4, 4 और 2 6 + 1 7, ये 7 आ गया। f3 भी निकाल लेते हैं। इनसे छोटा तो कोई वैल्यू होगा नहीं ना यहाँ। 3 में क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 + 1, 3 स्क्वायर 9, 9 3 12, 12 और 1 13, ठीक है। चलिए अब इसको जो है डायग्राम में देख लेते हैं। 1 2 3 4 और आगे आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। n यहाँ पर कर दिया हमने, ये भी n है, तो इसके हम सारे नंबर्स नहीं लिखेंगे, 1 2 छोटे छोटे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर, 3 फिर 1 2 छोड़ दिया, चलो हमने 7 कर दिया यहाँ पर, फिर 8 लिख लिया, फिर सीधा 13 कर देते हैं और बाकी यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। इतने ही नंबर रखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह का ये फंक्शन है। अच्छा, इसके अलावा तो और कोई नंबर हो ही नहीं सकता, 1 से स्टार्ट होता। तो अब हमें इसका देखना है कि इमेज कौन सा है। 1 की इमेज क्या बनेगी, 1 की इमेज यहाँ 3 बन रही है, ठीक है। अच्छा, 2 की इमेज क्या बन रही है, 2 की बन रही है 7, 2 की इमेज 7 बना दो, चलो ये बना दिया हमने। और 3 की 13, 3 की 13, इसी तरह आप और भी निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो। ये फंक्शन f हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि 1 जो है उसकी इमेज 3 है, 2 की 7 है, 3 की 13 है, इस तरह मतलब बढ़ते जा रही है। और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो नेचुरल नंबर 1 मिनिमम होता है उससे बड़ा ही बड़ा नंबर होता जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर मतलब कि हमने एक नंबर का स्क्वायर कर दिया पॉजिटिव नंबर का, तो ये पॉजिटिव टर्म बन गया। इसके अलावा ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, +1, तो हमारा ये
हमेशा बढ़ता ही रहेगा नंबर, है ना। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई बड़ा सा नंबर हम किसी बड़े नंबर की इमेज जो है वो 3 आ जाए या 7 आ जाए, वैसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा बढ़ता ही हुआ जाएगा। तो ये 1 इस तरह जाएगा और ये हमेशा ऐसे डायगोनल आगे आगे ही जाएगा। जैसे 4 का हमारा 13 या इससे नीचे की कोई वैल्यू नहीं हो सकती 4 की इमेज की। 4 के इमेज की वैल्यू काफ़ी बड़ी ही होगी, ठीक है। 16, 18, 20 ऐसा ही कुछ नंबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये 1 1 ही होगा, क्योंकि 1 to 1 एसोसिएशन हर जगह दिख रहा है हमें, ठीक है। 1 1 हमने बता दिया डायग्राम से। और दूसरा क्या है, ऑन टू के लिए पूछ रहा है, तो ऑन टू है या नहीं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा कि ऐसा कुछ हमें नंबर दिख नहीं रहा 1 2 या कोई सा और बीच का नंबर। काफ़ी सारे 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, 2 की भी नहीं है, इसी तरह 4 5 6 की भी कोई नहीं है, 8 की भी नहीं है, इनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं फंक्शन जो है, फंक्शन इज 1 1 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है। ये एक मेथड हो गया, ये हो गया हमें डायग्राम के मेथड से हमने बता दिया जो अब तक हमने देखा हमेशा। अब एक और मेथड को हम लोग पढ़ लेते हैं जिसके बारे में, जो हमारे लिए आसान रहेगा। तो ये मेथड 2 है। अब कभी कभी इसको भी यूज़ कर पाएंगे मेथड 2। इस मेथड के बारे में देखते हैं। अब हम ऐसा एक अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो इमेज बनी है वो हमारी दोनों सेम है। जैसे कि हम मान लेते हैं f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। दो एलिमेंट है, दोनों की इमेज हमारी मैच कर गई है, ठीक है। ये 1 1 के लिए मेथड मैं बता रहा हूँ, 1 1, ठीक है। 1 1 के लिए से 1 1 ही पढ़ लेना, ठीक है। 1 1 के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2। तो अब इम्प्लाइज कोई एलिमेंट है x1 और उसकी इमेज जो है वो f ऑफ x2 की इमेज के बराबर है, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1, ठीक है। ये दोनों इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन का जस्ट हमने रूल यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, 1 1 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, इन दोनों को हमने साथ में कर दिया, क्लब कर दिया, प्लस x1 माइनस x2, ये कर दिया, है ना, इज इक्वल टू 0। देखो x2 को इधर ले गए और x2 स्क्वायर x2 को दोनों को इधर ले गए, लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो उसका साइन माइनस चेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें देखें तो ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाइप में है, तो a प्लस बी ए माइनस बी दो चीज़ें होंगी, यानी कि x1 माइनस x2, ये तो होगा ही। और उसके बाद जो बचेगा x1 प्लस x2 बचेगा, है ना। तो ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर का हमने कर लिया, और x1 माइनस x2 यहाँ से भी हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे प्लस 1 बच जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज क्या हुआ, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 1, है ना। इस इक्वेशन से ये निकल कर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि अगर दो इमेज मेरी बराबर थी तो या तो x1 इज इक्वल टू x2 होगा या फिर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो x1 और x2 जो है वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो 1 से नीचे तो उसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो हमारा x1 प्लस x2 जो है, दो को किसी भी नेचुरल नंबर को हम ऐड करें माइनस 1 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ये पार्ट तो हमारा, ये कंडीशन हमारी कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं। इसलिए इस केस में x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, यानी कि अगर आपके दो इमेज की वैल्यू सेम है तो उनका प्री इमेज की वैल्यू भी सेम है, यानी कि वो एलिमेंट 1 to 1 ही आप उसका एसोसिएशन होगा। तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो, fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो आप कह सकते हो हैंस फंक्शन इज 1 1 1 1 होगा फिर, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड हो गया 1 1 फाइंड करने का। और फिर हम ऑन टू के लिए देखें तो ऑन टू के लिए तो हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी कुछ एलिमेंट पता ही है, तो हम जैसे fx की वैल्यू 1 डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर ऑन टू के लिए फाइंड करना है तो एक मतलब सिमिलर ही मेथड है, ऑन टू का तो सेम सा ही पुराना ही मेथड है ऐसे देखा जाए तो fx इज इक्वल टू फंक्शन जो कहता है वो कहता है इज इक्वल टू ये, ओहो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, एफ एक्स की वैल्यू हमने 1 डाल दिया, 1 इज इक्वल टू, अब हम देखना चाहते हैं कि उसकी प्री इमेज है क्या एक्स की, मतलब एफ एक्स मेरा इमेज की वैल्यू 1 है, तो उसकी प्री इमेज की वैल्यू क्या है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 1 कैंसिल आउट हो गया, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एक्स को बाहर कॉमन निकाल लिया, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। यानी कि आपका जब एफ एक्स की वैल्यू, इमेज की वैल्यू अगर 1 है तो आपका x को 0 होना होगा या x इज इक्वल टू -1 होना होगा। ये दोनों ही कंडीशन जो है वो नेचुरल नंबर में तो आती ही नहीं, नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट एलिमेंट ऑफ n, ठीक है, नॉट एलिमेंट ऑफ n, ठीक है, ये तो एलिमेंट है ही नहीं 0 या -1, इसलिए आप 1 का कोई भी प्री इमेज फाइंड आउट कर ही नहीं पाए, तो 1 आपका ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह गया, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, इस तरह में ये प्रूव कर पाए। ये मेथड ऑफ कोर्स ये ग्राफिकल मेथड में दिख जाता है और आप सीधे सीधे लॉजिक वाले टर्म में लिख करके भी बता सकते हो ये चीज़, तो इससे भी ये चीज़ें प्रूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन, दो फंक्शन जो डिफाइन कर रखे हैं उनको आपस में कंपोज कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं और उसके साथ कुछ देखते हैं। जैसे कि कंपोजिशन होता है कि डिफरेंट म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे होते हैं, वो काफ़ी कोई दो अलग अलग तरह के धुन निकाल करके कुछ उनको मिक्स कर देते हैं, उनको कंपोज, एक नया कंपोजिशन दिखा देते हैं, तो वही इस तरह ही समझ लो, कुछ यहाँ पर भी एनालॉजी था वो, और उसी तरह का यहाँ फंक्शन के साथ कर देते हैं, दो म्यूज़िक को हम मिला देते हैं, वैसा समझ लो। ठीक है, तो फंक्शन जो हमारा है ए टू बी है, डोमेन और कोडोमेन इस तरह डिफाइन है, ए टू बी, और जी है बी टू सी, ये दो फंक्शन है और उनका कंपोजिशन जो है वो डिनोट होगा जी ओ एफ से। ठीक है, ये जी ओ एफ का मतलब हुआ कि जी आप बाहर एज इट इज़ रख दो और अंदर एफ एक्स रख दो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये जी ओ एफ डिफाइंड हो गया, और इसी तरह एफ ओ जी भी डिफाइंड हो सकता सिमिलर वे में, तो उसको भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ही कहेंगे। तो वो हो जाएगा एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ बाहर आ जाएगा और जी एक्स अंदर रहेगा। ठीक है, तो पहले आपको उसके अंदर वाले की वैल्यू निकालनी होगी और उसके बाद फिर उस फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा, जी वाले फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एफ़ की वैल्यू, एफ़ जो सेट है हमारा वो ये डोमेन और ये कोडोमेन है, एंड जी ये डोमेन हो गया और इसका कोडोमेन हो गया, ये हो गया, ये फंक्शन ये डिफाइन हो रखे हैं ऐसे फंक्शन। ठीक है, और f2 इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 4, ये इस तरह से डिफाइन हो रखे हैं। g की वैल्यू 3, g3 इज इक्वल टू g4 इज इक्वल टू 7 और g5 इज इक्वल टू g9 इज इक्वल टू 11। फाइंड g ऑफ f, g o f। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, चलिए देखते हैं। तो ये क्या, जी ओ एफ, ठीक है, जी ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, तो जी ऑफ ये जो हुआ तो 2 आपने निकालना है। सबसे पहले आपको देखना है क्या होगा कि आपको एफ जो डोमेन दे रखा था एफ का, क्योंकि एफ अंदर में है, ठीक है, एफ का 2, 3, 4, 5 सब वैल्यू देखनी होगी। तो जी ऑफ एफ 2 देखा तो जी और F2 अंदर आ जाएगा। ठीक है, F2 अपने अंदर डाला और G के बाद ब्रैकेट के अंदर F2 है, F2 की वैल्यू क्या है, F2 की वैल्यू 3 है, तो G ऑफ 3 कर दिया आपने यहाँ पर। अब G ऑफ 3, अब G3 की वैल्यू क्या होती है, G3 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, G3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसी तरह G ऑफ 3 निकाला तो G लिया बाहर और ब्रैकेट के अंदर F3 आ गया, क्योंकि F3 ही होगा ना पहले तो अंदर में F3। अब F3 की वैल्यू निकाला, F3 की वैल्यू आया 4, F3 की वैल्यू 4 आई तो G4 हमने डाल दिया। अब G4 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, G4 इज इक्वल टू 7, तो ये भी 7 हो गया, और इसी तरह हम 4 और 5 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो रिमार्क है वो हम देख लें। रिमार्क, इट कैन बी वेरीफाइड इन जनरल दैट GOF इज़ 1 1 इम्प्लाइज F इज़ 1 1। तो इंटरनल वाला जो होता है वो 1 1 के लिए होता है। अगर GOF कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर 1 1 है, इसका मतलब कि F 1 1 होगा, और GOF ऑन टू है, इसका मतलब ये जो G है बाहर वाला है ये ऑन टू होगा। तो अंदर वाले को हम कहते हैं कि जो अंदर का है वो 1 1 के लिए और बाहर वाले को ऑन टू के लिए।
अगर कोई फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमें वन वन या ऑन टू के बारे में पता है तो उसके बारे में हम ये बता सकते हैं, तभी केवल हो सकता। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ें। इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या होता है कि आपके एक फंक्शन एफ एक्स टू वाई डिफाइंड है, ठीक है, तो उसको इन्वर्टिबल करना है, इन्वर्ट करना है। तो इन्वर्ट हमने जैसे पहले भी और चीज़ों में भी पढ़ रखा है, तो इन्वर्ट करने का मतलब वो आपको फंक्शन उल्टा डिफाइन कर देना पड़ेगा। जी जो है एक फंक्शन एफ एक्स टू वाई डिफाइंड है, जी जो है वाई टू एक्स डिफाइंड है। ठीक है, ये किस कंडीशन में होगा? जी ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, जी मतलब कि जी ऑफ एफ, तो एफ जो है वो मेरा इंटरनल एलिमेंट है, इंटरनल एलिमेंट का डोमेन में मेरा एक्स है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और एफ ओ जी, तो जी जो है मेरा वो इंटरनल अंदर का फंक्शन हो गया, तो इसके साथ में हमारा डोमेन जो है वाई, तो इसकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो और इसको हम डिनोट करते हैं उसी तरह से एफ ऑफ इन्वर्स, एफ और -1 उसका ऐसे डिनोट कर देंगे तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, उससे थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर होगी। फंक्शन एफ इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, ये तो ऑफकोर्स ऐसे ही हम देख सकते हैं कि वन वन और ऑन टू नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह का फंक्शन मान लेते हैं, ये वन वन तो नहीं है, ठीक है, एक के दो इमेज हो गए, तो ये एज इट इज़ ये फंक्शन ही एटलीस्ट नहीं है। ठीक है, ये तो देखा जाए तो फंक्शन ही नहीं हुआ ना, क्योंकि ये एक एलिमेंट के दो इमेज बन गए, तो इसका फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मान लो हमारा कुछ रिवर्स केस होगा तो हम मतलब ये इसको हम प्रूव कर सकते हैं अपने से कुछ एग्जांपल्स लेकर के, और उससे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि इन्वर्टिबिलिटी के लिए हमें वन वन और ऑन टू चाहिए ही चाहिए, वो नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन होगा ही। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहता है कि y इज इक्वल टू एन स्क्वायर सच दैट n जो है वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और ये सबसेट है n का। y जो है वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर नहीं है, वो सबसेट है n का, उसमें केवल वही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो किसी के स्क्वायर हों, किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हों, केवल वही एलिमेंट y में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि 1 का नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 होते हैं, 1 2 3 4, तो 1 का स्क्वायर 1 4 9, इस तरह के ही y में इसी तरह के एलिमेंट होंगे। ठीक है, और f जो फंक्शन है वो n टू y डिफाइंड है, जिसका डोमेन मतलब हो गया n और कोडोमेन हो गया y, और डिफाइंड एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर से डिफाइंड है, ये रूल डिफाइंड हो गया। ठीक है, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ। चलिए देखें कैसे इन्वर्ट निकल सकता। एन आर्बिट्ररी एलिमेंट वाई इन वाई इज ऑफ द फॉर्म एन स्क्वायर, तो ये हम पहले एक बार ले लेते हैं एन और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो एन में हमने जो देखना था 1 2 3 1 सारे एलिमेंट हमने डाल दिए, और क्योंकि डोमेन n है, और y जो है हमारा, y केवल वैसे ही एलिमेंट को लेगा जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ये सबसेट है नेचुरल नंबर का, तो इसलिए केवल वही सब एलिमेंट हो गए 1 4 9, जैसे मैंने अभी बताया था। तो 1 4 9 और इसके बाद फिर 4 का स्क्वायर यानी 16 25 36, इसी तरह के नंबर्स यहाँ पर होंगे y में, बाकी नंबर होंगे ही नहीं। तो अब यहाँ पर देखो कि ये कहता है कि 1 to 1 2 to 4, तो ये 1 1 तो ऑफ कोर्स है ही। इसके अलावा यहाँ पर कोई एलिमेंट बच ही नहीं रहा, क्योंकि आपने पहले से स्क्वायर वाले ही एलिमेंट तो लिए थे और कुछ लिया ही नहीं था, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं, तो ऑन टू भी होगा ही, हर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए ये इसने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन तो यहाँ से ही निकल आया कि इसका इन्वर्स डेफिनेटली पॉसिबल है। और उसका इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स अगर आप देखें तो ये और ये, मतलब हमें देखना होगा कि ये हमारा एलिमेंट हो जाए और ये इमेज बन जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमने दूसरा फंक्शन डिफाइन किया, तो g ऑफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ y। ठीक है, देखो लो, अब इसका इमेज अगर आपको ये बनाना है तो 4 का इमेज रूट ऑफ 4 दैट इज 2, 9 का इमेज, क्योंकि ये इन्वर्स हो गया ना, तो इन्वर्स मतलब यहाँ पर इसकी इमेज अब ये होगी, बस यही तो करना था। ठीक है, तो 9 की इमेज अगर हमने देखा तो रूट ऑफ 9 दैट इज़ 3, तो इस तरह से ये निकल गया। यही फंक्शन जो है, ये वाला पार्ट जो है, यही आपका इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन हो गया। ठीक है, जी वाई, या फिर इसको आप डिनोट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हो, एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स।
एफ इनवर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि जी तो एक नया फंक्शन लिया। अब एफ जो है, एफ मेरा डिफाइन एफ एन इस तरह से, एफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर था, तो मैंने अब उसको एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स कर दिया, तो वो भी वही बात हो गई एफ इनवर्स, क्योंकि एफ इनवर्स ही तो कहते हैं इनवर्स, इनवर्स जो फंक्शन हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती है। ठीक है जी, क्वेश्चन बना लें और भी इसके। चलिए फिर देखें क्वेश्चन क्या कहता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, एक्स जो है नॉट इक्वल टू 2/3, देन शो दैट एफ ऑफ फंक्शन एफ, ये एफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन खुद का ही कंपोजिशन हो गया, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, ऑल्सो राइट इनवर्स ऑफ ए। तो चलिए आप अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, जिससे कि जो ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई कर लें, बाद में हम सॉल्यूशन की तरफ तो बढ़ते ही हैं। चलिए अब सबसे पहले एफ एक्स लिख लें। क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर एफ एक्स किन केसेस में डिफाइन होगा, जिन केसेस में एफ एक्स माइनस 4, एफ एक्स माइनस 4 का जो डिनोमिनेटर है ये कभी ज़ीरो तो हो नहीं सकता, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। नॉट इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज, जैसे कि ये आपका 6x नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू, इम्प्लाइज क्या कहा है इसने, x नॉट इक्वल टू 2/3, और यही तो इसने दे रखा है x नॉट इक्वल टू 2/3, और ये यहाँ से आया। ठीक है, कि ये क्योंकि डिनोमिनेटर तो कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो होगा तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। अब आपको देखना क्या है, एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ कंपोजिशन इस तरह से देखना है। ये इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एफ एक्स अंदर आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स का कहता है, एफ एक्स कहता है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। ठीक है, इसको आप किस तरह लिखेंगे, जहाँ पर भी x की वैल्यू थी वहाँ पर आपको 6x ये जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा रख देना है। तो ये क्या आया 4, और यहाँ पर क्या आएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 प्लस 3। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू x की वैल्यू हुआ करती थी वहाँ पर हमने ये पूरे के पूरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। अब 6 यहाँ आया, और क्या होगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, ये क्या वैल्यू बन गया, 4 4 जो 16, 16x प्लस 4 3 जो 12। ठीक है, ये 16x प्लस 12 प्लस, अब इसको जो डिनोमीटर है उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 ज़ा 18, 18x और माइनस 12। अब डिवाइडेड बाई जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 6x माइनस 4 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर नीचे में देखते हैं 6 4 या 24, 24x प्लस 6 या 18 माइनस, अब इसको 6x माइनस 4 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24x और प्लस 16 हो जाएगा, 24 तो कट आउट हो गया। यहाँ पर क्या है 6x माइनस 4, अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर भी कट जाएगा, ये दोनों भी हट ही जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा 12 माइनस 12 भी हट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 16 और 18 कितने होते हैं 34x, और नीचे भी 16 प्लस 18 34 आ रहा है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल टू एक्स हो गया। यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए तो यही हमें प्रूफ कर, ये अगर होता है जिनकी भी केसेस में, तो इम्प्लाइज एफ इनवर्स जो होगा, एफ इनवर्स भी ये खुद का ही हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। जो फंक्शन है खुद फंक्शन है, फंक्शन और इनवर्स ऑफ द फंक्शन सेम हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एफ जो है वो x के बराबर आ गया है। क्यों, वहाँ हमने देखा था ना g ऑफ f, वो अगर इस तरह का x के बराबर होता तो g और f आपस में इन्वर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर f ऑफ f है, तो ये अगर खुद ही इन दोनों को अगर हम कंपोज कर देते हैं, इन दोनों का कंपोजिशन देखते हैं तो वो x आ जाता है, तो इसका मतलब f भी खुद का ही इन्वर्स भी होगा। तो और आप खुद से एक बार ट्राई करके देख भी सकते हो कि ये आ रहा है या नहीं। f इन्वर्स x इज इक्वल टू ये पुट करके देखो, और इन दोनों का f ऑफ f इन्वर्स करके देख लो।
ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन भी एक आ गया। तो ये क्वेश्चन कहता है कि एफ इज आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स यहाँ पर डिफाइंड किस तरह से, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए सबसे पहले 1 1 प्रूव करना होगा। तो 1 1 के लिए देखते हैं 1 1 कैसे प्रूव होगा। 1 1 के लिए प्रूव करते हैं। 1 1 के लिए क्या करेंगे एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 implies 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। चलिए ये दोनों कट आउट हो गए। implies, अच्छा 4x1 इज इक्वल टू 4x2, ये 4 4 भी काट दो फिर तो आपस में। implies x1 इज इक्वल टू x2, तो implies 1 1 तो होंगे, 1 1 होगा ये फंक्शन। fx1 इज इक्वल टू fx2 से शुरू किया था हमने और x1 इज इक्वल टू x2 पे आ गया, इसका मतलब 1 1 तो होगा ही। अब ऑन टू देखते हैं, ऑन टू कैसे निकलेगा इसका। ऑन टू देखें, ऑन टू में हम कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब ये ऑन टू है या नहीं, ऑन टू देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन टू देखने के लिए हमें देखना होता है कि सारे के सारे आपका जो रेंज और कोडोमेन एक होना चाहिए। तो ऐसा सब नंबर है क्या कि हम देखते हैं कि x के टर्म में एक बार निकाल करके देखते हैं, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी y की वैल्यू कुछ भी आप ले लो और एक रियल नंबर, कोई से भी रियल नंबर ले लो, आप उससे x की वैल्यू निकाल सक रहे हो। यानी कि आप कोई भी y की वैल्यू ले लो और उसकी प्री इमेज आप निकाल पा रहे हो। इसका मतलब ये ऑन टू भी होगा, इम्प्लाइज इट इज़ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया वो समझ लो यहाँ से फिर से एक बार, अगर क्लियर नहीं हुआ तो x इज इक्वल टू वाई, और ये y जो होता है वो इमेज होती है। इमेज, हर इमेज की आपको देखना होता है प्री इमेज एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो यहाँ y की वैल्यू आप 0.5 दे दो, 0.3 दे दो, 0.7 दे दो, आप कुछ भी वैल्यू दो, हर वैल्यू के लिए आप एक x की वैल्यू निकाल पा रहे हो, मतलब हर सबके लिए आप एक एलिमेंट की वैल्यू निकाल पा रहे हो। इसका मतलब कोई भी आप y में आपका कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं, यानी कि इमेज आपकी सब के सब इमेज की आप एक प्री इमेज फाइंड आउट, हर एलिमेंट को डोमेन की, सॉरी हर एलिमेंट को डोमेन की आप वैल्यू की अगर बात करो तो सबके लिए आप प्री इमेज एक फाइंड कर पा रहे हो। इसलिए ये एक ऑन टू फंक्शन हो गया। अब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब इन्वर्टिबल तो हो ही गया। और इन्वर्टिबल होगा तो आपको क्या करना है, इन्वर्ट इसका निकालना है। इन्वर्टिबल निकालने के लिए आपको x की वैल्यू एक तरह से निकालनी होती है, तो x की वैल्यू निकाली वो हो जाएगी। तो इस तरह से आपका इन्वर्टिबल फंक्शन ये आ जाएगा f इन्वर्स y, यहाँ जो हमने निकाला तो इसी को आप f इन्वर्स y कह लो, f इन्वर्स y, ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इन्वर्ट भी आपने निकाल लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी आते हैं, तो इन्वर्ट आपको होप ये क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें। तो आज का तो बस लेसन यहाँ तक ही प्लान था। आज का लेक्चर तो अभी तक ये फंक्शन का पार्ट हमने सारा क्लियर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो चीज़ें बचती है वो बाइनरी ऑपरेशन थोड़ा से बचते हैं। बाइनरी ऑपरेशन हम नेक्स्ट एक लेक्चर में देखेंगे, प्लस उसके साथ हम कुछ रिवीजन भी कर लेंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी हम लगा लेंगे, जिससे कि हमारे लिए काफ़ी ये टॉपिक और भी अच्छे से कॉन्क्रीट हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही सब टॉपिक्स के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। मैथ्स अर्क चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट और सजेशन भी हमें भेजते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।